हेलो बच्चों, आज हम लोग लेंगे पेडिग्री एनालिसिस। नाउ पेडिग्री एनालिसिस क्या है बेटा? तो सबसे पहले चीज आता है कि ह्यूमन बीइंग के अंदर फ्रॉम द वेरी एंशिएंट टाइम द पीपल नो दैट सर्टेन डिसऑर्डर्स आर इनहेरिटेड, कि भाई कुछ डिसऑर्डर्स ऐसे होते हैं या कुछ कैरेक्टर ऐसे होते हैं जो इनहेरिट होते हैं। ये तो सबको पता था पहले ज़माने से, जिसके लिए कहा भी जाता था कि रिप्रोडक्शन में लाइक बिगेट्स लाइक, कि जो जैसा होता है उसको वैसा ही मिलता है, उस तरह से। लेकिन जब मेंडल की डिस्कवरी रीडिस्कवर्ड हुआ मेंडल्स लॉ, तो उसके बाद इनहेरिटेंस पैटर्न को एनालिसिस करने के लिए इन द ह्यूमन बीइंग पेडिग्री एनालिसिस स्टार्ट किया। नाउ यू कैन से कि वाई मैम ओनली पेडिग्री एनालिसिस, हम केवल ह्यूमन बीइंग में ही पेडिग्री एनालिसिस क्यों करते हैं, दूसरे एनिमल्स में हम लोग पेडिग्री एनालिसिस क्यों नहीं करते यूजुअली? तो जैसे हमने कहा था कि अगर ड्रोसोफिला लिया है तो ड्रोसोफिला में हमने कहीं नहीं पढ़ा कि उसकी पेडिग्री एनालिसिस हो रहा है, या पी में भी हम लोग नहीं कह रहे हैं कि पेडिग्री एनालिसिस हो रहा है। तो ह्यूमन बीइंग में पेडिग्री एनालिसिस क्यों होता है? तो सबसे फर्स्ट रीज़न तो होता है कि ह्यूमन बीइंग में पेडिग्री एनालिसिस क्यों होता है बेटा? द वेरी फर्स्ट रीज़न इज दैट द ह्यूमन लाइफ स्पैन, ह्यूमन लाइफ स्पैन इज लॉन्ग अराउंड, हम लोग 100 ईयर्स मान के चलते हैं कि 100 ईयर्स की लाइफ स्पैन होती है ह्यूमन बीइंग की। अब अगर कोई भी जेनेटिस्ट मतलब जिसने जेनेटिक की स्टडी कर रखी है, वो अगर किसी भी ह्यूमन बीइंग की जनरेशन्स की स्टडी करेगा, जैसे सपोज कोई भी बच्चा 6 ईयर्स का 7 ईयर्स का, तो जेनेटिक की स्टडी करने नहीं लग जाएगा। वो अराउंड 25, 24 या 23 की एज तक आते हुए ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करेगा, देन ओनली ही कैन बी अ जेनेटिस्ट। तो जब जेनेटिस्ट बना तो खुद के उसके 24 ईयर्स निकल गए। अब वो अगर किसी ह्यूमन बीइंग की स्टडी कर रहा है तो वो मैक्सिमम एट अ टाइम 3 और 4 जनरेशन ले सकता है, कि ग्रैंडफादर हो, फादर हो, चाइल्ड हो, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा हो तो ग्रैंडफादर हो, फादर है, चाइल्ड है, ठीक है, और ग्रैंड चिल्ड्रन, मतलब ये ग्रेट ग्रैंडफादर हो गए, ये ग्रैंडफादर हो गए, फादर और चाइल्ड। मैक्सिमम 4 जनरेशन, नहीं तो 3 जनरेशन एट अ टाइम स्टडी कर सकता है। तो वो अपनी लाइफ में कंप्लीट, अगर हम मान के चलें कि वो 60-70 ईयर्स तक भी स्टडी कर रहा है, तो वो मैक्सिमम 5 जनरेशन्स की ही स्टडी कर सकता है। पहली चीज़, लाइफ स्पैन लॉन्ग है। सेकेंड चीज, ह्यूमन बीइंग में द नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग, in human being number of offsprings are limited। जब हम लोगों ने कहा था कि वाई मॉर्गन चूज ड्रोसोफिला, तो उसमें हम लोगों ने 2 चीज़ कहा था। एक, पहली उसकी शॉर्ट लाइफ स्पैन 2 वीक्स है। सेकेंड, 1 सिंगल मेटिंग इट प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग, बहुत सारे ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं, लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं। यहाँ पे ह्यूमन बीइंग में नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स आर लिमिटेड। तो नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग जब लिमिटेड होंगे तो नेचुरली हम सैंपल साइज क्या हो जाएगा बेटा? स्मॉल हो जाएगा। तो नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स आर लिमिटेड, सो स्मॉल सैंपल साइज। थर्ड ड्रॉबैक क्या है, या थर्ड हम कहें कि क्या कमी है, कमी नहीं कह सकते हैं, कि रिस्ट्रिक्शन क्या है? तो थर्ड रिस्ट्रिक्शन ये है कि ह्यूमन बीइंग के अंदर जो रिप्रोडक्शन है उनको हम कंट्रोल्ड मैनर में नहीं कर सकते। जैसे प्लांट्स में हम लोग सेल्फिंग करवा सकते हैं, या डिज़ायर्ड प्लांट के साथ में हाइब्रिडाइजेशन करवा सकते हैं, ह्यूमन बीइंग में ये चीज़ पॉसिबल नहीं होती है। तो थर्ड थिंग है कि उसमें हाइब्रिडाइजेशन अकॉर्डिंग टू आर डिज़ायर्ड नहीं हो सकता। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो उसके लिए यूजुअली जब फैमिली हिस्ट्री को स्टडी करना है, तो हम जब किसी की भी फैमिली स्टडी को हिस्ट्री करना फैमिली हिस्ट्री को स्टडी करना है, तो हम लोग क्या करते हैं बेटा? पेडिग्री एनालिसिस। तो पेडिग्री एनालिसिस क्या हुआ? एनालिसिस ऑफ ट्रेड्स। क्या है बेटा? व्हाट इज पेडिग्री एनालिसिस? इज द एनालिसिस ऑफ ट्रेड्स। किसका एनालिसिस कर रहे हैं बेटा? ट्रेड्स का एनालिसिस कर रहे हैं
इन सेवरल जनरेशन, इन सेवरल जनरेशन, सेवरल जनरेशन के लिए किसकी, ऑफ अ फैमिली, एक फैमिली की सेवरल जनरेशन की हम ट्रेट की स्टडी कर रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड पेडिग्री एनालिसिस. ओके, नाउ अगेन वी कम ऑन टू द नेक्स्ट थिंग कि पेडिग्री एनालिसिस करते हैं या हम पेडिग्री चार्ट बनाते हैं, रिप्रेजेंटेशन करते हैं, तो व्हाट द सिंबल्स आर यूज्ड. तो सिंपली अगर पेडिग्री एनालिसिस में सर्कल, जो सर्कल होता है दैट इज फॉर द फीमेल, स्क्वायर, स्क्वायर इज फॉर मेल. इफ it is written like this, तो this is the sex unspecified. सेक्स अनस्पेसिफाइड का मतलब ये है कि हमें ये नहीं पता कि वो बॉय था या गर्ल है. ठीक है, जैसे अगर हम ये कह दें कि भाई किसी से सुने कि उनके 5 बच्चे हैं, अब 5 बच्चों में हमें ये नहीं पता है कि वो पाँचों के पाँचों लड़के हैं, लड़कियां हैं, या 3 लड़के 2 लड़कियां हैं, या 2 लड़के 3 लड़कियां हैं, तो वो हम उसमें सेक्स अनस्पेसिफाइड करके रखेंगे कि सेक्स का नहीं पता है. नेक्स्ट आता है कि अगर हम किसी भी चीज़ को, जैसे अगर सपोज मैंने सर्कल बनाया और उसको डार्क कर दिया, या स्क्वायर बनाया या डार्क कर दिया, या फिर ये बनाया और डार्क कर दिया, यानी जो डार्कर शेड है वो बताता है अफेक्टेड इंडिविजुअल. अफेक्टेड इंडिविजुअल का मतलब ये है कि हम जिस डिजीज़ के बारे में स्टडी कर रहे हैं वो उस डिजीज़ से अफेक्टेड है. उसके बाद में आता है बेटा बिटवीन द मेल, सॉरी बिटवीन फीमेल एंड मेल के बीच में जब हॉरिजॉन्टल लाइन आती है तो दैट शोज मेटिंग. ये क्या शो करता है, मेटिंग. अब अगेन बिटवीन द फीमेल और मेल के बीच में डबल लाइन ना जाए, एक तो सिंगल लाइन थी बेटा, यहाँ पे ये डबल लाइन ड्रॉ करिए. डबल लाइन ड्रॉ हुई तो यानी मेटिंग बिटवीन रिलेटिव्स, मेटिंग बिटवीन रिलेटिव्स, कि रिलेटिव्स के बीच में मीटिंग हो रही है. उसके बाद में नेक्स्ट थिंग आता है बेटा कि जब अगर हम लोग इस तरह से दिखाते हैं, सपोज I am showing like this, तो this is I am showing the parents, ये दोनों पेरेंट्स हुए, एंड these are the offsprings, तो ये सारे offsprings हुए बेटा. अब offspring में from left to right, जब हम left to right जाते हैं तो this is the sequence according to the birth, यानी सबसे बड़ा बच्चा ये है, फिर सेकेंड नंबर पे बच्चा है ये थर्ड नंबर का, यानी कि ये सबसे एल्डेस्ट है और ये सबसे यंगेस्ट है. तो लेफ्ट टू राइट हम लोग इसका क्या देखते हैं बेटा, इन ऑर्डर ऑफ बर्थ. नेक्स्ट थिंग आता है कि अगर सपोज हम ये कहें एंड दिस इज, तो सिंपली हम क्या कह सकते हैं कि पेरेंट्स है एंड विद द मेल चाइल्ड एंड विच इज अफेक्टेड विद द डिजीज. तो पेरेंट्स with male child affected by disease. अब नेक्स्ट अगर सिंबल आया कि ये डाला, हमने कहा था यहाँ पे सेक्स अनस्पेसिफाइड है और ये नंबर डाल दिए 5, तो इट मीन्स दे हैव 5. अब क्योंकि डार्क नहीं है बेटा तो वो अनअफेक्टेड होंगे, तो 5 अनअफेक्टेड ऑफ स्प्रिंग. यहाँ पे हम मेल या फीमेल वर्ड यूज़ नहीं करेंगे कि मेल चाइल्ड है या फीमेल चाइल्ड है. तो इस तरह से हम लोग पेडिग्री एनालिसिस में सिंबल यूज़ करते हैं. नाउ पेडिग्री एनालिसिस में हम लोग एक तरह से ये कह सकते हैं कि इट इज़ अ फैमिली ट्री रिप्रेजेंटेशन, और ह्यूमन जेनेटिक्स के लिए दिस पेडिग्री एनालिसिस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग टूल. बहुत स्ट्रॉन्ग टूल है. क्यों स्ट्रॉन्ग टूल है? क्योंकि अगर कोई भी एबनॉर्मेलिटी होती है तो बाय स्टडिंग द पेडिग्री एनालिसिस वी कैन डिटेक्ट कि भाई आगे आने वाली जनरेशन में ये डिजीज़ होगी या नहीं होगी. अब क्योंकि आपको पता है बेटा
कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कहाँ पे प्रेजेंट होती है, न्यूक्लियस में कहाँ, डीएनए में क्या प्रेजेंट होते हैं, जीन्स, और जीन्स जो होते हैं वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कैरी करते हैं। मैं एक बार फिर कह रही हूँ, न्यूक्लियस में जेनेटिक मटेरियल होता है, न्यूक्लियस में जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो जेनेटिक मटेरियल क्रोमेटिन मटेरियल कहलाता है। कंडेंस स्टेज में वो क्रोमोसोम होता है। क्रोमेटिन मटेरियल डीएनए का बना होता है, और या हम कह सकते हैं कि क्रोमोसोम्स के ऊपर जीन प्रेजेंट होते हैं, जीन डीएनए के बने होते हैं। तो जीन के लिए मैं ये कह सकती हूँ, इट इज़ द स्मॉलेस्ट segment of the DNA responsible for the synthesis of a specific polypeptide। एक स्पेसिफिक पॉलीपेप्टाइड के बनने के लिए जो स्मॉलेस्ट सेगमेंट होता है उसको जीन कहा जाता है। नाउअडेज इट इज़ कॉल्ड एज सिस्ट्रॉन। तो ये जो जनरेशन में हाउ दिस जीन इज ट्रांसमिटेड उसकी हम लोग स्टडी करते हैं पेडिग्री एनालिसिस में। नाउ आई विल टेक 2 सैम्पल्स ऑफ द पेडिग्री एनालिसिस। 2 सैंपल मैं ले रही हूँ बेटा। अब सिंपली हम लोग ये डिसाइड करेंगे कि ये पेडिग्री एनालिसिस जो शो कर रहा है वो ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर शो कर रहा है या ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर शो कर रहा है। ओके, नाउ इसकी मैरिज हुई बेटा एक नॉर्मल पर्सन से, 3 किड्स, गर्ल एंड बॉय, एंड दिस गर्ल चाइल्ड जो था वो उसकी मैरिज हुई नॉर्मल पर्सन से, एंड देन दे हैव द ऑफस्प्रिंग बॉय, गर्ल एंड बॉय। अब बेटा ये फाइंड आउट करने के लिए कि वेदर इट इज़ अ पेडिग्री एनालिसिस हम करें कि ये पेडिग्री जो है कौन से तरह की डिजीज़ शो कर रही है। 3 तरह की डिजीज़ हो सकती है बेटा। 1 इज़ ऑटोसोमल में रेसेसिव, ऑटोसोमल रेसेसिव हो सकती है, या ऑटोसोमल डोमिनेंट हो सकती है, या फिर सेक्स लिंक्ड हो सकती है। ठीक है, सबसे पहले चीज़ मैं आपको लेके चलती हूँ, सेक्स लिंक्ड से स्टार्ट करते हैं। बेटा इस डिसऑर्डर में हम लोग इसको सेक्स लिंक्ड नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि अगर आपने पढ़ा था कि सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस में इट ऑलवेज फॉलो क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस यानी मेल से डॉटर में और डॉटर से ग्रैंडसन में आती है। यहाँ पे बेटा मेल को है ही नहीं अफेक्टेड। ठीक है, और अगर फीमेल अफेक्टेड है तो उससे किसको जानी चाहिए थी बेटा? फीमेल से मेल को आनी चाहिए थे, तो मेल में आई है, लेकिन दूसरे भी किस में आई है? फीमेल में आई है। तो अब फीमेल से फीमेल में भी जा रही है और मेल में भी जा रही है। इसका मतलब ये पहली चीज़ तो आउटराइटली सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस का पेडिग्री एनालिसिस शो नहीं कर रहा। क्लियर है? क्या बोला मैंने बेटा कि सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस हरदम क्या शो करता है? क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, यानी मेल टू फीमेल और फीमेल टू मेल, यानी फ्रॉम फादर टू ग्रैंडसन थ्रू डॉटर। तो यहाँ पे तो फादर को है ही नहीं। चलो हम मान ले फादर नॉर्मल है, मदर अफेक्टेड है। मदर अफेक्टेड है तो वो अपना डिजीज़ किसको ट्रांसमिट करनी चाहिए थी? केवल बॉय को। गर्ल को वो डिजीज़ नहीं होती, क्योंकि अगर वो सेक्स लिंक्ड होती तो, लेकिन यहाँ पे गर्ल को भी हो रही है। तो इसलिए हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि दिस इज द पेडिग्री एनालिसिस इज नॉट ऑफ द सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। नाउ वी कम ऑन टू दैट कि क्या ये ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट का डिसऑर्डर है? तो ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट का अगर हम लोग कहें कि ये डिसऑर्डर है, तो ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट के लिए अगर हम देखते हैं तो इसके अंदर सिंपली ऑटोसोमल डोमिनेंट हम मान के चले कि ये एक डोमिनेंट ट्रेट है और ये रेसेसिव ट्रेट है। तो मैं सिंपली ये मान के चलूँ कि इसके पास कैपिटल ए और यहाँ पे एक स्मॉल ए है हेट्रोजाइगस कंडीशन में। और ये मैं किसकी बात कर रही हूँ बेटा? ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर। डोमिनेंट डिसऑर्डर कैन एक्सप्रेस इटसेल्फ इन हेट्रोजाइगस कंडीशन ऑल्सो। तो यहाँ पे हेट्रोजाइगस में ये हो नहीं सकता, तो ये होमोजाइगस कंडीशन स्मॉल ए।
तो अब ये कैपिटल ए कैन कम इन द बॉय ऑल्सो, दिस कैपिटल ए कैन कम इन द गर्ल ऑल्सो, क्योंकि ये तो ऑटोसोम्स है बेटा, इसमें तो मेल और फीमेल की कोई बात नहीं है। तो इनका हो जाएगा कैपिटल ए और स्मॉल ए। क्यों यहाँ पे मैंने स्मॉल ए लिखा? बिकॉज वन ऑफ द पेरेंट इज हैविंग द स्मॉल ए, यानी रेसेसिव जीन एज अ हेट्रोजाइगस। इसका भी बेटा कैपिटल ए स्मॉल ए। ये इनके होंगे बेटा केवल स्मॉल ए और स्मॉल ए, क्योंकि होम रेसेसिव एलील कैन एक्सप्रेस इटसेल्फ इन होमोजाइगस। ये सारे के सारे स्मॉल ए, यहाँ पे स्मॉल ए। इसका बेटा कैपिटल ए एंड स्मॉल ए, ये स्मॉल ए, ये भी स्मॉल ए। तो दिस इज अबाउट द पेडिग्री एनालिसिस। इससे ये पता चला बेटा कि ये पेडिग्री एनालिसिस किसका है? डोमिनेंट ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट। तो ये हो गया बेटा ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट। अब कुछ बच्चे कह सकते थे मैम ये ऑटोसोमल रेसेसिव भी तो हो सकता है ना? ये भी कह सकते थे कि ऑटोसोमल रेसेसिव भी हो सकता है। तो बेटा ऑटोसोमल रेसेसिव होता तो ये क्या होता? दोनों स्मॉल ए होते, ठीक है। जब ये स्मॉल ए होते तो इसको अपन को क्या करना पड़ता? भाई इसमें नहीं है तो एक कैपिटल ए करना पड़ता। नाउ आई एम जस्ट कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग, दैट इज द ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर। तो अब ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर के लिए अगर मैं ड्रॉ करती हूँ एक पेडिग्री चार्ट, तो वो चार्ट में हम लोग किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं? सिंपली मैन गेट मैरिड विथ अ फीमेल हैविंग वन बॉय, another boy which is affected, girl unaffected, this girl get married with a normal person, then this girl is affected and the boy is unaffected. Okay, this has to be square beta. उसके बाद में this girl get married to a normal person and then the boy is having disease and both the daughters does not have disease. यहाँ पे बेटा अब ये देखना है हमें कि ये क्या शो कर रहा है, कौन सा पाथ शो कर रहा है। सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस हो नहीं सकता, क्योंकि सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस में अगर फीमेल को हम कैरियर मान के चलते हैं तो भी केवल बॉय में आता, गर्ल में नहीं आता। इसलिए आउटराइटली ये सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस नहीं शो कर रहा है। तो अब ये शो क्या कर रहा है? ये एक ऑटोसोमल रेसेसिव ट्रेट शो कर रहा है, दैट इज द सिकल सेल एनीमिया। और मैंने आपको ये बताया था कि सिकल सेल एनीमिया में अगर दोनों पेरेंट नॉर्मल है लेकिन कैरियर है तो वो ऑफस्प्रिंग जो प्रोड्यूस करेंगे दैट विल बी सिकल सेल एनीमिक पर्सन होंगे। तो इसके लिए मैं सिंपली ये कह सकती हूँ कि ये सिकल सेल एनीमिया के लिए है, तो ये इसका दोनों ही कैरियर हैं। यहाँ पे मैं कह सकती हूँ कि HbS और HbN, S मतलब सिकल सेल, N मतलब नॉर्मल। अगेन हेयर ऑल्सो HbS HbN। जिसको अफेक्टेड है उसको सीधा सीधा लिखो HbS 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 HbS। एक एस इधर से आया, एक डिफेक्टिव जीन इधर से आया, बाकी दिस इज नॉर्मल। तो ये नॉर्मल है तो इसके पास एक HbS है और एक HbN है, कैरियर डॉटर है। ये नॉर्मल पर्सन है बेटा, ये भी कैरियर है HbS HbN। इसको डिजीज हुई तो HbS और ये दोनों का जीनोटाइप जो रहेगा HbN HbN, और इनका भी जीनोटाइप वही HbN नॉर्मल HbN नॉर्मल। दिस इज ऑल्सो द सेम HbN HbN। तो दिस इज हाउ वी कैन आइडेंटिफाई द ऑटोसोमल
रेसेसिव डिसऑर्डर। एक चीज याद रखना, अगर ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर है तो उस डिसऑर्डर की पेडिग्री एनालिसिस में दोनों पेरेंट्स में से कोई भी अफेक्टेड नहीं होगा। अगर डोमिनेंट है तो एक पेरेंट जरूर अफेक्टेड होगा, लेकिन रेसेसिव में दोनों पेरेंट कोई अफेक्टेड नहीं दिखा रहे, दे माइट बी कैरियर। और ऑफ स्प्रिंग में बोथ बॉय और गर्ल दोनों में आए तो बिल्कुल क्लियर है, पेरेंट्स में किसी में भी नहीं आए बेटा, और बच्चों में बॉय और गर्ल दोनों में दिखा दे तो वो 110% दिखाता है कि इट इज़ एन ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर। कैसे आइडेंटिफाई करोगे ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर और ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर के अंदर पेडिग्री एनालिसिस में? कि अगर पेरेंट्स दोनों पेरेंट्स में अफेक्टेड नहीं है, यानी वो डिजीज नहीं है, लेकिन ऑफ स्प्रिंग में है, और ऑफ स्प्रिंग में भी मेल में भी है और फीमेल में भी है, तो एट दैट कंडीशन, क्योंकि ये तभी हो सकता है जब इनके पास हेट्रोजाइगस कंडीशन हो, और हेट्रोजाइगस कंडीशन में कोई अपने आप को जो एक्सप्रेस नहीं करता, वो कौन नहीं करता बेटा? रेसेसिव जीन नहीं कर सकता। तो इसका मतलब ये डिजीज जो हो रही है वो रेसेसिव जीन की वजह से हो रही है। और जब रेसेसिव जीन किस में आ गए बेटा? होमोजाइगस कंडीशन, SS होमोजाइगस कंडीशन में आ गए, तब वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, और बोथ मेल और फीमेल दोनों में कर पा रहे हैं। दैट्स वाई दिस इज द पेडिग्री चार्ट ऑफ ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर। ये पेडिग्री चार्ट हम लोगों के बोर्ड के प्रैक्टिकल के एग्ज़ाम्स में यूजुअली एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर या फिर स्पॉटिंग मटेरियल के तौर पर हम रख देते हैं। तो यू शुड नो कि हाउ टू फाइंड आउट कि वेदर द पेडिग्री एनालिसिस ऑफ द गिवन पर्सन is of autosomal dominant disorder or the autosomal recessive disorder or the sex linked disorder. Okay, thank you.